ऑल ऑफ यू, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से क्या स्वागत ही स्वागत है। ओके, स्वागत है सबका, सुप्रभात। तो हम पढ़ रहे थे डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट, और डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट के अंदर हम देख रहे थे टेम्परेचर स्ट्रेसेस के बारे में। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। फ्रिक्शन के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होती है ये भी एक तरह का टेम्परेचर स्ट्रेस ही है। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था। टेम्परेचर स्ट्रेस दो तरह के थे, एक थी वार्पिंग स्ट्रेसेस, दूसरा था फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। वार्पिंग स्ट्रेस वाज अ टाइप ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस विच इज डेवलप्ड ड्यू टू डेली टेम्परेचर वेरिएशन। आपने उसका नेचर भी देखा था। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताई थी, मान लो कहीं पर टेम्परेचर कम हो गई है, मतलब वहां पे स्ट्रेस टेंसाइल नेचर का, और कहीं पे टेम्परेचर बढ़ गई है तो स्ट्रेस कंप्रेसिव नेचर का। ठीक है, तो ये शॉर्टकट भी हम लोगों ने देखा था। तो ये लॉजिक जो है ना, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब खास करके नेचर को पता लगाना, क्योंकि हम आगे चल के एक टॉपिक पढ़ेंगे, वर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस, मतलब गंदा से गंदा पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकता है। तो वहां पे हमें यही अपना जो ये लॉजिक है, ये लॉजिक काम करेगा और चीजों को वर्कआउट करने में मदद करेगी। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के अंदर, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। सो लिखते हैं पहले एक सेंटेंस कि फ्रिक्शनल स्ट्रेस is developed basically due to seasonal temperature variation, ठीक है। ये जो स्ट्रेस है ये सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन के कारण डेवलप होती है। इस बात को समझ लीजिए, समर सीजन में टेम्परेचर कुछ और, विंटर सीजन में टेम्परेचर कुछ और। आपको मालूम है कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यही मेरा जो कलम है, ठीक है, ये अभी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, लेकिन अगर मैं समर सीजन में बात करूं तो इसका बिहेवियर अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल दिस बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। इस बॉडी का जब ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज होगी समर सीजन के केस में, तो इसमें क्या होगा, आपको एक फ्री एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, इलोंगेशन देखने को मिलेगा। तो उसी तरह से स्लैब के मामले में अगर बात करें तो आपका स्लैब रखा हुआ है, इसका ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, स्लैब मूव करना चालू हो जाएगा, उसका एक्सपेंशन होना चालू हो जाएगा। अब यहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस के बारे में। जैसे कि फ्रिक्शन, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपने देखा है कोई रोड है, इसके ऊपर अगर व्हीकल चलेगी तो जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगना चालू हो जाता है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगना चालू हो जाता है। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे रोड का सरफेस है और आपका पहिए का टायर, वो दोनों मटेरियल अलग अलग है, तो उनके बीच में एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ना। फिर हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल लोडिंग है, नॉर्मल लोडिंग मतलब जैसे कि वेट ऑफ द बॉडी, आप इस प्लेन पे, इस पर्टिकुलर प्लेन पे अगर एक पर्टिकुलर वेट में कंसिडर करूं, है ना, तो व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स, दिस विल बी द वेट, ये हो जाएगा वेट। तो इसी के अपोजिट में रिएक्शन को सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी योर नॉर्मल फोर्स। तो दैट नॉर्मल फोर्स इनटू योर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल गिव यू द फ्रिक्शनल फोर्स। यही अपना कॉन्सेप्ट है। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम यहां पर भी यूज करेंगे, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालते हैं, वो कब डेवलप होती है, ये दो बातें यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू कैसे होगा, अगर मैं इसी का एक छोटा सा एक नोट बना के फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर दूं, अच्छे से समझिएगा आराम से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये टॉपिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि आगे चल के जितने भी हम जॉइंट के लिए डिजाइन करेंगे तो वहां पे यहाँ पे जो अभी जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं, दिस फॉर्मूला विल बी हाईली यूज्ड।
है ना। सो इसी स्टेज पे आपको फॉर्मूला को, इस कॉन्सेप्ट को सीख लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक सरफेस है कोई, इसका मटेरियल कुछ और है, अब इस सरफेस के ऊपर कोई दूसरा मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है। लेट्स सपोज ये मटेरियल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ओके, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। अब क्या है कि ये जो बॉडी है इसका मटेरियल है समथिंग ए मटेरियल, और ये जो सरफेस है इसका मटेरियल समथिंग बी मटेरियल। अब इन दोनों के बीच में जहां पे कांटेक्ट हो रही है, यहाँ पे कांटेक्ट पोजीशन है, तो फ्रिक्शन आपका यही कांटेक्ट सरफेस पे डेवलप होगा, वही कांटेक्ट सरफेस पे डेवलप होगा। अब सबसे पहली बात, कहां कैसे डेवलप होगी, इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है तो इसके अपोजिट में डेवलप होगा। तो मैं यहां पे दिखाता हूं कि ये आपका डेवलप हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो डायरेक्शन आपको क्लियर है, हमेशा मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा, ऑलवेज। दूसरी चीज, अब मेरे को कैलकुलेट करना है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए, इस ब्लॉक का एक सीजी होगा, उस सीजी से इसकी जो वेट है वो डाउनवर्ड कंसंट्रेटेड होगा, वेट। अभी इसका जो हम नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं वो कौन सा रिएक्शन लेते हैं, कौन सा फोर्स लेते हैं, कहते हैं कि मैं बाहर में बनाता हूं, ये जो सरफेस है, ठीक है, मतलब ये जो कांटेक्ट एरिया है बिटवीन मटेरियल ए एंड मटेरियल बी, उसका जो सरफेस है उसके, उस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, हम उसे कंसिडर करते हैं। तो यहां पे इस केस में अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएं, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये सब बेसिक मैकेनिक्स की बातें हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 कहने का मतलब ये एज्यूम कर लो ये नॉर्मल टू दी सरफेस है, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन में मैं एक एक्सिस बना दे रहा हूं, नॉर्मल। तो हम ये लिख सकते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, एन माइनस वेट ऑफ द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो नॉर्मल फोर्स इक्वल टू, या फिर नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। पहली बात तो ये, तो आपको ये नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करनी होगी। नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स किसका, ये जो सरफेस है, कौन सा, जो कांटेक्ट एरिया है, मतलब मटेरियल ए और मटेरियल बी के बीच में जो कांटेक्ट एरिया है ना, उसका, उस कांटेक्ट एरिया पे नॉर्मल एक्सिस के अलोंग कौन सी फोर्स है। मान लो ये जो सरफेस है, ये सरफेस ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस हो सकती है। तो इस केस में आपका नॉर्मल एक्सिस कौन सा हो जाएगा, ये वाला एक्सिस, दिस विल बी योर नॉर्मल एक्सिस। अब जब हम फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे इधर, यहां पे एफ है ना, एफ ऑफ एफ, तो मुझे इस वाले फोर्स से मतलब होगा, यहां पे ये वाला जो फोर्स है। तो ऐसे केसेस में मेरे को फोर्स का रिजोल्यूशन करना होगा और इस नॉर्मल एक्सिस के अबाउट लिखना होगा पहले। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। ये सब सारे बेसिक चीज है, हमने किया था जब हम ब्रेकिंग डिस्टेंस का कैलकुलेशन कर रहे थे, तो वहां पे ये चीज हमने आपको करके भी दिखाया है, ओके। तो ये मोटा मोटी आप समझ गए कि नॉर्मल फोर्स हमको क्या लेना है ना। जो भी आपका कॉन्टैक्ट एरिया है, उस कॉन्टैक्ट एरिया के नॉर्मल एक्सिस के अलोंग कौन सा फोर्स है, ये कैसे मालूम चलेगा, उस बॉडी का इक्विलिब्रियम लिखने के बाद, उस बॉडी का इक्विलिब्रियम देखने के बाद कि कौन कौन से फोर्स इस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं इस नॉर्मल डायरेक्शन में, फिर उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। रिजॉल्व करने से इस एक्सिस के अबाउट हमारा फोर्सेस निकल जाएगा, तो वही फोर्स को हम कंसीडर करेंगे इन कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। अब वो कैसे, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एरिया है, लेट्स सपोज इस कॉन्टैक्ट एरिया पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, मतलब इस सरफेस के बीच में और मतलब मटेरियल ए और मटेरियल बी के बीच में एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन की जाएगी। लेट्स सपोज उसकी वैल्यू है स्मॉल एफ, इट इज योर स्मॉल एफ, इसको मैं कहता हूं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो द मैग्नीट्यूड हियर, हाउ यू कैन कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स मैग्नीट्यूड, एफआर विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन इनटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक।
इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू द ब्लॉक। तो यहां तक ये बेसिक इसका मैकेनिज्म क्लियर है, ठीक है। अब वेट इसका क्या होगा, वेट कैसे निकालोगे, ये वेट देखो, इस मटेरियल का अगर हमको डेंसिटी पता है इनटू इसका वॉल्यूम कर देंगे तो वेट निकल जाएगा, क्लियर है। तो ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है ना, तो ये केजी में आ जाएगा। सो अगर इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, न्यूटन किलो न्यूटन इस फॉर्म में, तो इसके साथ जी को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, तो न्यूटन किलो न्यूटन वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। मतलब कहने का मतलब है फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम जी के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये तो हो गया एम, ठीक है, वाई इंटू वॉल्यूम हो गया एम, इंटू जी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फोर्स के यूनिट में आ जाएगा, मतलब न्यूटन किलो न्यूटन के यूनिट में आ जाएगा। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी जो पढ़ेंगे, यहाँ पर सब चीजों को केजी और सेंटीमीटर के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, यही यूनिट में, इन्हीं यूनिट के अंदर इसको देखा जाता है, ठीक है, ओके। तो अब चलिए, ये एक मोटा मोटी आपका बेसिक क्लियर हुआ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये बताना पड़ता है, होता है ना, किसी को आता है किसी को नहीं आता है, तो बता देना पड़ता है, वो जरूरी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्लैब को देखो, अब स्लैब को सोचो, कौन सा स्लैब को, पेवमेंट स्लैब को, पेवमेंट स्लैब के बारे में सोचना। पेवमेंट स्लैब में मान लो टेम्परेचर का इंक्रीज हो गया, जैसे कि समर सीजन में होगा, है ना, उसमें एक नेट टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगी समर सीजन में, तो उसमें एक फ्री एक्सपेंशन होगी, मतलब स्लैब आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे डेवलप होगा, तो ध्यान से सुनना, जो स्लैब रखा हुआ है, कॉपी लेता हूं, ये स्लैब है, मेरे को ये बताओ, इसका तो दो हिस्सा है, तो सॉलिड एक वॉल्यूम टाइप का है, सॉलिड टाइप का है, तो इसका दो हिस्सा है, एक टॉप सरफेस है एक बॉटम सरफेस है, ठीक है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स या पे ये स्लैब ऐसे मूव करेगी इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगी, है ना, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, मैं ये बात कर रहा हूं समर सीजन का। तो अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो क्या ये जो बॉटम है, निचला वाला हिस्सा, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये मान लो कंक्रीट है, इसके नीचे कोई दूसरा मटेरियल होगा, तो ये जो सरफेस है ये किसी दूसरे मटेरियल पे कांटेक्ट में है, तो उन्हीं दोनों के बीच फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होगा, तो ये उस दूसरे मटेरियल के ऊपर मूव करेगी किसी एक डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन उसी कांटेक्ट में डेवलप होगा इन अपोजिट डायरेक्शन। सेम मटेरियल में कभी फ्रिक्शन होगा क्या, लकड़ी के अंदर फ्रिक्शन है क्या, पानी के अंदर है क्या। एक जनरल बात करें, वो तो आप बोलोगे विस्कोसिटी है, ये है वो है, सर वो तो बहुत गंदा एनालिसिस हो गया, फिर अंदर का बात हो गया। एक जनरल टर्म्स में बोल रहा हूं, मिलेगा क्या, नहीं मिलता है। सेम सरफेस पे घर्षण कुछ भी, कोई फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं, सेम, अगर सेम मटेरियल है, मतलब एक लकड़ी का एक सॉलिड मटेरियल है, अब उसके अंदर पार्टिकल मूवमेंट हो रही है, उसमें फिर क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। हाँ, कोई एक लकड़ी को दूसरे लकड़ी के ऊपर रगड़ रहे हैं, है ना, वो भी दूसरा टाइप ऑफ लकड़ी के ऊपर, तो फिर कुछ हम एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन होगी। तो उसी तरह से यहाँ पे ये बात है, जैसे कंक्रीट जो है आरसीसी का है, वो पीसीसी के ऊपर मूव कर रहा है, तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन होगा। अगर स्लैब है वो सबग्रेड के ऊपर मूव कर रहा है, तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन होगा। समझ में आ रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको एक डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं, इसकी नेचर क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा, फिर हम डेरिवेशन करेंगे कि उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करें। अच्छा, उससे सबसे पहले एक चीज मैं आपको और यहाँ पे मतलब समझना चाहता हूं कि ये चीज आपको आ रही है कि नहीं। ये देख के चलो कि हम जो बात कर रहे हैं, ये मान लो ये स्लैब है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका स्लैब है, तो ये बॉटम वाले सरफेस पे ना फ्रिक्शन डेवलप होगा, इस वाले सरफेस पे ना फ्रिक्शन डेवलप होगा, ठीक है। जो भी फ्रिक्शन डेवलप होगा वो इसी सरफेस पे डेवलप होगा। टॉप वाले सरफेस से कोई लेना देना है क्या, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान। वो कैमरा का थोड़ा सेटिंग गड़बड़ हो गया था, इसलिए वीडियो को कट करके फिर से उसका सेटिंग चेंज करना पड़ा हमको। तो चलिए, होप कि ये सारे कुछ बेसिक्स आपने देखा, अब इसका नेचर को समझने का कोशिश करते हैं।
नेचर हम सबसे पहले देखेंगे इन समर सीजन। केस 1 समर सीजन। समर में क्या होगा, ओवरऑल स्लैब की टेम्परेचर आपकी इंक्रीज हो जाएगी, जो भी स्लैब है उसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक स्लैब बना रहा हूं। तो ये आपको एक स्लैब समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें आप इस तरफ जो है ना, ये आप थिकनेस को देख पा रहे हैं। दिस इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब h, एंड ये जो चीज आप देख रहे हैं, दिस इज योर विड्थ ऑफ द स्लैब, एंड दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लेंथ, ठीक है। तो देखिए, मतलब ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है या फिर लेंथ है। तो अब इस केस में क्या होगा, समर के केस में टेम्परेचर चूंकि इंक्रीज हो गई ओवरऑल, तो इसमें एक फ्री एक्सपेंशन होगा, है ना। फ्री एक्सपेंशन होगा मतलब स्लैब आगे बढ़ेगा, ठीक है। एक फ्री एक्सपेंशन होगा दोनों बगल, इधर भी उधर भी, ओके। फ्री एक्सपेंशन होगा। मतलब स्लैब आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर स्लैब आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा किसी एक दूसरे सरफेस के ऊपर, तो मैंने अभी अभी आपको बोला था कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। कहां पर, जहां पर स्लैब का बॉटम दूसरे मटेरियल से कांटेक्ट में है, वहां पर। तो इनवर्ड डायरेक्शन में इधर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। इसी फोर्स को कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो समर सीजन में जब आपका स्लैब आउटवर्ड एक्सपेंशन हो रही है उसकी, तो इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जिसको हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये जो इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स डेवलप हो रहा है, तो सोचो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये स्लैब, इसका थिकनेस पे थोड़ा ध्यान दो। ये बेसिकली क्या कर रहा है, स्लैब को कंप्रेस करने का कोशिश कर रहा है। जो स्ट्रेस डेवलप होगा यहाँ पे, एक तरह का कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस कर रहा है मटेरियल के अंदर, है ना। तो मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन कर सकता हूं कि समर में जो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस का नेचर होगा, इट विल बी ऑफ कंप्रेसिव नेचर, ठीक है। दिस इज फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्लैब इन आउटवर्ड डायरेक्शन। हियर इनवर्ड फोर्स इन इनवर्ड डायरेक्शन, आप इधर इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज व्हाट, दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड in inward direction, ठीक है। नाउ ये हो गया समर की बात। अब विंटर का अगर बात करें, तो स्लैब बनाता हूं। ये एक स्लैब जैसा ही है, स्लैब है। तो इसमें आपको पता है, ये आपको देख रहे हो क्या, थिकनेस देख रहे हो, दिस इज योर थिकनेस h, ये आप देख रहे हो विड्थ, और ये हो गया उसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन अलोंग लेंथ, ठीक है। तो देखिए विंटर में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस। विंटर में क्या होगा, हम लिख सकते हैं टेम्परेचर डिक्रीजेस। जब टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो ये स्लैब में एक फ्री कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। मतलब ये जो बी एज इधर है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होके शॉर्टनिंग होगी, ये छोटा हो जाएगा, छोटा होने का कोशिश करेगा, हो जाएगा नहीं, होने का कोशिश करेगा, लेकिन इसे होने नहीं देगा।
ये जो छोटा होने का कोशिश कर रहा है, इसे छोटा होने नहीं देगा। कौन नहीं देगा? फ्रिक्शन। ठीक है, तो चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रही है, आप देख पा रहे हैं, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्शन को होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एक आउटवर्ड डायरेक्शन में यहां पे एक फोर्स डेवलप हो जाएगा फिर, है ना। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स डेवलप हो रहा है, आप देख रहे हैं, टेंसाइल नेचर की है, ये टेंसाइल नेचर की है। सो ये चीज, ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स डेवलप हो रहा है, ये एक तरह का टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस कर देगा आपका मटेरियल के अंदर। समझ में आ रहा है? सो मैं लिख सकता हूं, विंटर में जो इसकी नेचर होगी फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की, इट विल बी ऑफ टेंसाइल इन नेचर। अब देखो, वो शॉर्टकट को याद करिए जो इससे पहले वाले क्लास में जहां वार्पिंग स्ट्रेस पढ़ाए थे वहां पे एक्सप्लेन किया था। जहां जहां टेम्परेचर डिक्रीज हो गई है, जहां जहां टेम्परेचर डिक्रीज हो गई वहां टेंसाइल, और जहां टेम्परेचर इंक्रीज हो गई वहां कंप्रेसिव नेचर का थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, चाहे वो वार्पिंग हो या फ्रिक्शन। आप देख सकते हैं फ्रिक्शन के केस में समर में टेम्परेचर हो गई क्या? बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है उसके कारण क्या? कंप्रेसिव नेचर का। विंटर में देखिए टेम्परेचर ओवरऑल स्लैब की डिक्रीज हो जा रहा है, लेकिन जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो टेंसाइल नेचर का। क्यों? टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। वो डिक्रीज होने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हम डिक्रीज होने नहीं देंगे, मतलब उसके फ्री एक्सपेंशन को रजिस्ट किया जाएगा, फ्री कॉन्ट्रैक्शन को रजिस्ट किया जाएगा, फ्री एक्सपेंशन को रजिस्ट किया जाएगा। सो इन रजिस्टिंग दैट आपका स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है इधर, उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेस। यहां पर समझ गए? तो इसका नेचर आपको समझ में आया, है ना, कि कौन से सीजन में किस नेचर का होगा। तो समर सीजन में टेंसाइल नेचर का, कंप्रेसिव नेचर का, एंड विंटर सीजन में टेंसाइल नेचर का। ठीक है, तो ये है उसकी नेचर की बात। अब इसका मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे, तो इसको डायग्राम आप बना के लिख लीजिए। यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसा शो दिखा दो, ये एरो मार्क इधर ऐसे दिखा दीजिए, फिर ये एरो मार्क के बारे में लिख दीजिए कुछ बातें, कि हियर स्लैब टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पे जो नीचे लिखा हूं एरो मार्क, उसमें लिखिए एन आउटवर्ड फोर्स डेवलप्स। ठीक है, या फिर एन आउटवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप, ऐसे लिख लो, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्स। तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो फोर्स डेवलप हो रही है उसको कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देगी, इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखेगी, जिस कारण से स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा उसमें, जिस कारण से स्लैब में स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका हमको मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। इसके लिए एक डेरिवेशन है छोटा सा, मैं आपको एक डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले लॉजिक सुनो। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल कंडीशन है, समर है या विंटर है, मेरे को ये बताइए, व्हाट इज योर क्रिटिकल कंडीशन, समर और विंटर? ऑब्वियसली विंटर सीजन इज क्रिटिकल कंडीशन, क्योंकि विंटर में जो फ्रिक्शन स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इट इज ऑफ टेंसाइल इन नेचर, एंड टेंशन ही तो वो चीज है जो कंक्रीट को ले डूबता है। टेंशन ही तो वो चीज है जिसके कारण कंक्रीट आपका फेल होता है, यही तो खतरनाक आइटम है ना। सो हियर द क्रिटिकल सीजन इज योर विंटर सीजन, इसको भी ध्यान रखना फिर ये बात को, यहां से लॉजिक क्लियर है ये वाली। तो मैं डेरिवेशन जो करूंगा वो विंटर सीजन को लेके करूंगा, कि मैं ये बताऊंगा कि टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रही है। ठीक है, मैं ये आपको बताऊंगा कि टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रही है। इन बातों को लिख लीजिए, फिर एक डेरिवेशन। आप सभी ने देखा कि विंटर इज योर क्रिटिकल सीजन, है ना। यहां पे जो क्रिटिकल सीजन था वो कौन सा सीजन था? विंटर। क्यों? क्योंकि इन विंटर सीजन जो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस थी वो टेंसाइल नेचर की डेवलप होती थी, टेंसाइल नेचर की। तो मैं विंटर सीजन को लेके एक छोटा सा डेरिवेशन करके दिखाता हूं, ये फ्रिक्शनल स्ट्रेस का फॉर्मूला को कैलकुलेट करके दिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा चीज को। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक स्लैब बनाऊं,
डायग्राम को देखिए कैसे बनाता हूं। अभी आपको कुछ नहीं बनानी है, पहले हम बनाएंगे फिर आप बनाओगे। तो देखिए ये एक स्लैब आपको दिख रहा है, इसका मैं लेंथ आपको डिफाइन कर देता हूं कि ये जो स्लैब है इसकी जो ये डायमेंशन आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं एल डायमेंशन। अच्छा इसका टोटल लेंथ कितना है? इट इज योर एल, दिस लेंथ इज योर एल। मतलब ये डायरेक्शन जो है स्लैब का, दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द स्लैब। ओके, ये हो गया विड्थ, और ये जो आप देख रहे हैं दैट इज योर थिकनेस ऑफ द स्लैब। समझने वाली मैटर ये है कि देखिए विंटर सीजन का बात कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज होगा मतलब स्लैब रेड्यूस, लेंथ में रेड्यूस होना शुरू होगा, उसमें एक फ्री कॉन्ट्रैक्शन आनी शुरू होगी। लेकिन स्लैब के बॉटम पे और जो उसके नीचे मटेरियल है उनके बीच में एक फ्रिक्शनल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। और हमेशा आप जानते हैं जिस डायरेक्शन में किसी भी चीज का मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन के कारण स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी, एक फोर्स डेवलप हो जाएगी। वो फोर्स डेवलप होगी, स्ट्रेस नहीं। एक्चुअली क्या डेवलप होगी? एक फोर्स डेवलप होगी। ठीक है, वो फोर्स जो टेंसाइल नेचर की डेवलप हो रही है वो स्लैब के अंदर एक टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस करेगी। बात को सुनिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए आप इस स्लैब को अगर देखेंगे, समझने का कोशिश करिए, तो दोनों एंड से अभी ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो रहा है, तो दोनों एंड से एक जैसा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा। इधर से ये वाला पोर्शन अंदर जाएगा, उधर से ये वाला पोर्शन अंदर आएगा, दोनों एंड से ये एक जैसा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगी। एक सेक्शन अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, कौन सा सेक्शन? सेंटर में जो एक सेक्शन है, दिस वन, इस वाले सेक्शन के अबाउट इसका एक सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। मतलब जितना कॉन्ट्रैक्शन उस एंड से आएगा सेंटर पे, उतना ही कॉन्ट्रैक्शन इस एंड से सेंटर तक में जा रही है। एक सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है दोनों एंड से। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां पे मैंने क्या बोला पहले ही कि टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होगी। तो ये जो सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है, कहने का मतलब है ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्लैब का? L/2 लेंथ हो जाएगा। ये लेंथ भी L/2 हो गया। ये तो आपका विड्थ B है ही, ठीक है। दिस इज योर थिकनेस H। ये क्या है आपका? थिकनेस ऑफ द स्लैब H। इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा और कंप्लीट करूं तो देखिएगा, समझना बात को। जस्ट ए मिनट, लेट मी टेक स्ट्रेट लाइन ओनली। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, सेंटर के अबाउट जो सेक्शन है उस सेक्शन के अबाउट सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो जब सेक्शन के अबाउट जो मतलब सेंटर के अबाउट जो सेक्शन है उस सेक्शन के अबाउट अगर सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो सेंटर पे अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन आपको दिखाऊं, जस्ट ए मिनट, ये वाला क्रॉस सेक्शन, आप वो सेक्शन देख पा रहे हो? ठीक है, कौन सा सेक्शन? ये वाला सेक्शन।
ये जो मैं अभी शेडिंग कर रहा हूं, ये एकदम सेंट्रल वाला क्रॉस सेक्शन है, इस स्लैब का क्रॉस सेक्शन है सेंटर पे। तो देखिए आपको अभी क्या मालूम है कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है विंटर सीजन में स्लैब की, तो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है कहां पे, स्लैब के बॉटम में, है ना। अब वो फ्रिक्शनल फोर्स टेंसाइल नेचर का है। अब वो क्या कर रहा है, स्लैब में एक टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस कर दे रही है। समझना बात को ध्यान से, ड्राइंग को अच्छे से समझिए। वो क्या कर रहा है, स्लैब में एक टेंसाइल स्ट्रेस को इंड्यूस कर दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे एक बात तो क्लियर है कि जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो एक्चुअली कहां डेवलप हो रहा है, स्लैब के बॉटम पे। मतलब ये देखिए, ये जो बॉटम को मैं शेडिंग कर रहा हूं, यहां पे बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है आपका, ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है, स्लैब के बॉटम पे फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है। देखिए मैं चेक मार्किंग कर रहा हूं, स्लैब का बॉटम एकदम निचला वाला हिस्सा, तलहट्टी स्लैब का, पूरे क्रॉस सेक्शन पे मैं नहीं देख रहा हूं चीज को, स्लैब के बॉटम पे देख रहा हूं, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है। ये सब जो बोल रहा हूं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इधर आपका फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज रजिस्टर्ड बाय द टेंसाइल स्ट्रेस जो क्रॉस सेक्शन पे डेवलप हो रहा है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के जब आप जॉइंट्स पढ़ेंगे वहां पे इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो लेट्स सपोज ये जो टेंसाइल स्ट्रेस आपके क्रॉस सेक्शन पे डेवलप हो रहा है, एक यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेस, इसको मैं कहता हूं SF। दिस SF इज योर फ्रिक्शनल स्ट्रेस, दिस इज योर फ्रिक्शनल स्ट्रेस। मैं यहां पे कुछ डेरिवेशन करने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो सुनिएगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेरे को एक तो चाहिए ही चाहिए, तो चीजों को अच्छे से समझना सुनना। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो स्लैब था विंटर सीजन में कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश की, कॉन्ट्रैक्ट होने का कोशिश किया, तो जो स्लैब का बॉटम है, ठीक है। अच्छा, विंटर सीजन में कॉन्ट्रैक्ट होने का कोशिश किया तो इसका कॉन्ट्रैक्शन का पैटर्न हमने पहले ऑब्जर्व किया, नोटिस किया। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन की पैटर्न थी वो कुछ ऐसा थी कि सेंटर में जो एक सेक्शन में कंसिडर कर रहा हूं उसके अबाउट सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ये इसका पैटर्न है कॉन्ट्रैक्शन का। अब मैं दूसरा चीज ये नोटिस किया, जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है स्लैब का, तो स्लैब जिसके ऊपर, जो सरफेस के ऊपर प्लेस्ड है, जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वो सरफेस और स्लैब के बीच में एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी, F। लेट्स सपोज दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एग्जिस्ट करेगी। वहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है तो वहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगा। कहां पे, स्लैब के बॉटम पे और उस सरफेस के बीच में जिसके ऊपर स्लैब रखा हुआ है, उन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगी। वो भी किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्लैब, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं एरो बनाया, आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगी स्लैब के बॉटम के ऊपर। अब ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स डेवलप हुई, ये आपको समझ में आ रहा है, दिस फोर्स विल इंड्यूस ए टेंसाइल स्ट्रेस इन द स्लैब। क्यों, क्योंकि यही वो फोर्स है जो इसके फ्री कॉन्ट्रैक्शन को रोकने का कोशिश कर रहा है। सो जब तक फ्री कॉन्ट्रैक्शन आपका रजिस्ट नहीं होगा या फ्री एक्सपेंशन आपका रजिस्ट नहीं होगा, तब तक स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। तो यहां पे यही वो फोर्स है जो इसके फ्री कॉन्ट्रैक्शन को रजिस्ट करने का कोशिश कर रहा है। तो इसलिए एक स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगी, किस नेचर की, टेंसाइल नेचर की। क्यों, क्योंकि स्लैब कॉन्ट्रैक्ट होने का कोशिश कर रहा है, तो उसको शॉर्ट होने नहीं देगा, उसको लंबा बनाए रखेगा, इलोंगेटेड बनाए रखेगा। समझ में आ रहा है। तो चूंकि हमने देखा था सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, तो यहां पे एक क्रॉस सेक्शन मैंने आपको डिफाइन करके दिखाया है सेंटर पे, जहां पे मैंने टेंसाइल फोर्स दिखाया है, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेसेस को दिखाया है, जिसकी मैग्नीट्यूड है SF, और इसको मैं कहता हूं फ्रिक्शनल स्ट्रेस। इसको मैंने क्या बोल दिया, फ्रिक्शनल स्ट्रेस।
समझ में आ रहा है? इसको मैंने क्या कह दिया, फ्रिक्शनल स्ट्रेस। अब यही जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस है SF, इसी का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है? इसी का वैल्यू हमको बतानी है और कैलकुलेट करनी है, इसी SF का वैल्यू। तो ये SF यहाँ पे अभी टेंसाइल नेचर का डेवलप हो रहा है इन योर विंटर सीजन, समझ में आ रहा? तो ये वैल्यू मैं निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा? देखो, ये जो स्लैब है, ठीक है, ये जो स्लैब है, इसको जरा गौर से देखो डायग्राम को। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि हाफ पोर्शन ऑफ स्लैब या फिर फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड एट बॉटम इन हाफ पोर्शन ऑफ स्लैब इज गेट रजिस्टर्ड बाय द फ्रिक्शनल स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन द सेंट्रल क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्लैब। स्लैब का आधा हिस्सा का निचला वाला पार्ट जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप कर रहा है टोटल, वो वाला फ्रिक्शनल फोर्स वो कौन रजिस्ट कर रहा है? ये जो सेंटर पे जो मैंने क्रॉस सेक्शन डिफाइन किया है, उस पे जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस टेंसाइल नेचर का बाहर दिखाया हूं, ये रजिस्ट कर रहा है। मैं ये कह सकता हूं, कह सकता हूं ना? बिल्कुल कह सकता हूं, ठीक है? तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप कर रहा है हाफ लेंथ ऑफ स्लैब, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको मालूम, तो हमको क्या मालूम करना होगा? इसका वेट। क्योंकि यहां से अगर मैं ये डिफाइन करूं, है ना, इसका एक CG होगा, उस CG से इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, है ना, जो नॉर्मल फोर्स होगी वो होगी वेट, वेट ऑफ स्लैब कहीं ना कहीं एक्ट कर रही होगी। यही वेट ऑफ स्लैब जो होगा, अल्टीमेटली दिस विल बी योर नॉर्मल फोर्स इन दिस केस, है कि नहीं? जस्ट ए मिनट, यही वेट ऑफ स्लैब विल बी योर नॉर्मल फोर्स, मतलब उस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? यही सेम वेट ऑफ स्लैब, हाफ पार्ट का, आधे हिस्से का वेट, ठीक है? तो ये जो वेट ऑफ स्लैब है, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? लेट्स सपोज यहां पे सब कुछ को एक्सप्रेस कर रहे हैं हम केजी में, या फिर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में हमें सब चीजों को एक्सप्रेस करना है। केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में हम सब चीजों को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये जो आधा हिस्सा, आधा स्लैब का वेट है, कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास यूनिट वेट है इसका, है ना, लेट्स सपोज ये जो कंक्रीट है जिससे ये स्लैब बना है, उसका यूनिट वेट है गामा C, लेट्स सपोज, ठीक है? तो यूनिट वेट इनटू, यूनिट वेट का यूनिट क्या होता है? केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब किलोग्राम प्रति यूनिट वॉल्यूम, है ना? तो हमको आधे स्लैब का वॉल्यूम अब यहां पे हमको चाहिए, ताकि हम आधे स्लैब का वेट निकाल लेंगे। तो गामा C इंटू आधे स्लैब का वॉल्यूम अगर मैं लिखूं यहां पे, तो क्या लिखूंगा? B इंटू H इंटू L/2, ये आधे स्लैब का वॉल्यूम हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आधे स्लैब का वेट। इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इनटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो दिस विल बी, इस टर्म को टोटल में क्या कहूंगा? फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड एट बॉटम ऑफ स्लैब बाय हाफ पार्ट ऑफ स्लैब, यही मैं कहूंगा। इसको अब इतना फोर्स को कौन रजिस्ट कर रहा है? ये जो क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रही है, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है, वो रजिस्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख रहे हैं। कौन सा इक्वेशन लिख रहे हैं? फोर्स इक्विलिब्रियम। सो ये जो SF फ्रिक्शनल स्ट्रेस है टेंसाइल नेचर की, जो क्रॉस सेक्शन के ऊपर डेवलप हो रहा है ना, उसका फोर्स अगर मेरे को लिखना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, तो मैं कितना लिखूंगा? देखिए, SF स्ट्रेस हो गया, इनटू मेरे को क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए, तो यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? B इंटू H, B इंटू H। तो ये पहला फोर्स, ये दूसरा फोर्स, इन दोनों को इक्वेट अगर कर दूं, एक फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन बन गई। यहां से SF का वैल्यू कैलकुलेट होकर निकल जाएगा। समझ गए? समझ गए बात? SF का वैल्यू इधर से कैलकुलेट होकर निकल जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म टू कैलकुलेट द फोर्स, मतलब फ्रिक्शनल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड। फोर्स बोल रहा हूं बार बार, ध्यान देना थोड़ा सा, फ्रिक्शनल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या कौन सा इक्विलिब्रियम अडॉप्ट किया, बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही फॉलो किया। एक बार फिर से दोहरा देता हूं। एक स्लैब को लिया, फिर मैंने ये बोला कि विंटर सीजन में स्लैब में एक फ्री कॉन्ट्रैक्शन होएगी, हमने आपको ये बोला, आपने भी सुना। फिर कॉन्ट्रैक्शन का पैटर्न देखा तो मैंने ये देखा कि जो फ्री कॉन्ट्रैक्शन होगी ये दोनों बगल से शुरू हो रही है, और दोनों बगल से शुरू होते 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 आ रही है, सेंटर में एक क्रॉस सेक्शन है तो वहां पे जाके मिल जा रही है। मतलब अबाउट द सेंट्रल सेक्शन एक सिमेट्रिकल पैटर्न में फ्री कॉन्ट्रैक्शन होनी है, हो रही है। तो सेंटर वाला क्रॉस सेक्शन इज योर क्रिटिकल, ठीक है, दैट इज योर क्रिटिकल सेक्शन। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरफ में फिर देखा बॉटम में, जब ये फ्री कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होएगी तो स्लैब जिस सरफेस के ऊपर प्लेस्ड है उस सरफेस के ऊपर और स्लैब के बॉटम के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो कि इसके फ्री कॉन्ट्रैक्शन को रजिस्ट करने का कोशिश करेगा, जो कि इसके फ्री कॉन्ट्रैक्शन को रजिस्ट करने का कोशिश करेगा, जिस कारण से स्लैब के अंदर स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगी टेंसाइल नेचर की, क्योंकि यहां पे आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स डेवलपमेंट हो रही थी। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होगा उसी डायरेक्शन का स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा। तो यहां पे मैंने सेंट्रल वाले क्रॉस सेक्शन पे आपको टेंसाइल नेचर ऑफ फोर्स दिखा दिया। अब मैंने इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या यूज किया, मैंने ये कंडीशन लगाया, फोर्स इक्विलिब्रियम यूज किया कि इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो टोटल टेंसाइल फोर्स है, ये टेंसाइल फोर्स ही आधे स्लैब के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है उसको बैलेंस कर रहा है। फिर वहां से मैंने ये फ्रिक्शनल स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लिया इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करके। डायग्राम समझ में आया, कॉन्सेप्ट लॉजिक सब समझ में आया, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से आप समर सीजन के लिए डेरिवेशन कर लीजिए, ठीक है, सेम, दोनों में सेम फॉर्मूला आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब लिखते हैं कुछ, डायग्राम बना लो अच्छे से, मिटाऊंगा नहीं, पॉज करके वीडियो को पॉज कर लो आप, ठीक है, पॉज करके इसका डायग्राम बना लो अच्छे से। पहले डायग्राम बनाओ क्योंकि डायग्राम ही तो सब कहानी खत्म हो गया यहीं पर, ठीक है। तो पहले डायग्राम को अच्छे से बनाइए। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, हम ये लिख सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल, डायग्राम के नीचे लिखिए, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड by half of the slab क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं भी, आजकल थोड़ा दिमाग टेंशन में चल रहा है, ये रेलवे वाले बहुत नौटंकी कर रहे हैं। आप लोग जुड़िए, सपोर्ट में आइए, वीडियो में कमेंट नहीं करते, कुछ नहीं करते, इसलिए मैं उतना एक्टिव नहीं हो पाता। बहुत नाटक चल रहा है, हंगामा मचा देंगे। IRMS अलग होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या मतलब है। टेक्निकल पोस्ट में नॉन टेक को अलाउ नहीं करेंगे। लोगों का कहना है, जो अभी सिलेबस बना रहे हैं इसका, कि इंजीनियर्स को केवल 2+2 कितना होता है वो मालूम है, मतलब 2+2 को 4 बनाना ही आता है, और 2+2 को 5 कैसे बनाया जाए उनको मैनेजमेंट टेक्निक मालूम नहीं है। तो बिल्कुल गलत है। ये एक्चुअली क्या हुआ, नॉन टेक्निकल वैकेंसी इतनी निकलती है ना कि नॉन टेक्निकल बंदे हाई मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा घुस गया है, इसलिए वो लोग अब इंजीनियर्स को बेवकूफ समझते हैं। अरे साहब, हमको 2+2 4 वो तो मालूम है ही, 2+5 = 10 कैसे होता है ये भी मालूम है। तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला बात जो है ना, वो सिस्टम इन लोगों का चल रहा है अभी। कैसे कोई MBA पढ़ा हुआ स्टूडेंट एक स्लैब को डिजाइन कर सकता है? बेसिक ही नहीं है उसको फोर्स इक्वल टू क्या मालूम नहीं।
एमटेक हाँ मान सकते हैं। तो आपको वो मैनेजमेंट में वो चीज रखना चाहिए। खैर चलिए अपन अभी तो अपन इस पे फोकस करते हैं। कभी आप बात करिएगा हमसे तो बताएंगे इशू क्या है और कैसे इसके लिए प्रोटेस्ट किया जाए। फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड बाय हाफ ऑफ दिस स्लैब इज रजिस्टर्ड बाय, किससे, कौन रजिस्ट कर रहा है, डायग्राम को देखो, कौन रजिस्ट कर रहा है, जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस के कारण है ना, जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस कहां पे, क्रॉस सेक्शन के ऊपर डेवलप हो रहा है, उस फ्रिक्शनल स्ट्रेस के कारण जो टोटल फोर्स है वो इस चीज को रजिस्ट कर रहा है ना। तो यहां पे हम बेसिकली एक तरह का फोर्स इक्वेशन, फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ये फ्रिक्शनल स्ट्रेस, इसको फ्रिक्शनल स्ट्रेस भी कहेंगे या फिर रेजिस्टिंग फोर्स कह दो, या फिर ऐसे कह दो कि रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट, 21 मिनट लग गया समझाने में, खैर लेकिन मैं संतुष्ट हूं कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट क्रॉस सेक्शन प्रेजेंट एट सेंटर, कंप्लीट लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, प्रेजेंट एट सेंटर। आजकल मेरा कैमरा थोड़ा खराब हो गया है, बहुत यूज कर रहा हूँ कैमरा का, और पता नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि मतलब ऐसे विदाउट कैमरा आके मेरे को समझाने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं चाहता हूँ कि कैमरा पे आके ही ऐसे समझाऊं, ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि इससे क्या होती है कि तो आई कांटेक्ट, फिर मैं जो बोलता हूँ, फिर जो मैं हाथ दिखाता हूँ, फिर उससे आप समझ जाते हो चीजों को। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो आप कमेंट किया करिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम इक्वेशन के रूप में बदलते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड बाय हाफ ऑफ दिस स्लैब क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट ऑफ दिस स्लैब इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, छोड़ो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, पहले बेसिक फॉर्मूला कि एफ सी इक्वल टू एफ आर, ऐसे लिखता हूं, एफ सी एफ फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू कंक्रीट, ऐसे कर दिया। तो ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू वेट ऑफ हाफ ऑफ स्लैब। जब बना ही रहे तो अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से लिखेंगे, ये सब पढ़ते रहिए। IRMS वगैरह एग्जाम आगे चल के आएगा, अगर आप लोग अभी 4th ईयर ये सब में हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा काम में आ जाएगी आपको। कन्वेंशनली किसी भी चीज को अच्छे से प्रिपेयर करके चलिए तो कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो हर एक एग्जाम के लिए बोलोगे सर मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ूंगा, सर मेरे को इसका तैयारी करना है, घंटा नहीं किसी का तैयारी होगा। एक बार इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ जाओ, खत्म, फिर नॉन टेक्निकल करते रहो, कर लिया, गगरी भर गया, एग्जाम निकल जाएगा। थोड़ा इंजीनियर हूं ऐसे ही बोलता हूं, उतना भी सभ्य मैं नहीं है, आप भी नहीं होंगे, हाँ एक मर्यादा में रहना पड़ता है। तो F इंटू वेट ऑफ हाफ ऑफ स्लैब इंटू रेजिस्टिंग फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस के कारण डेवलप हो रहा है, FSF इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा लिख देगा। चलो अब इसको आगे और बढ़ाते हैं, सिंपल है, आप तो जानते ही हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू वेट क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इनटू उसका वॉल्यूम हाफ ऑफ स्लैब का, L/2 इंटू बी इंटू एच। इसमें कौन सा आइटम क्या है सब मालूम आपको, इक्वल टू SF। यहां पे हम G को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम kg वाले टर्म्स में हमको देखना है, नॉट इन न्यूटन या किलो न्यूटन, इसमें हमको नहीं देखना है, समझ में आया। अगर उसमें हमको देखना होता तो हम फॉर्मूला को उस रूप में बदलते, लेकिन जनरली हम kg वाले टर्म्स में ही क्वेश्चंस भी आते हैं और डेरिवेशंस भी इसी टर्म्स में है, इसी यूनिट में, ठीक है। तो हम इसी यूनिट में देखते हैं, MKS सिस्टम इसको बोला जाता है। तो SF इंटू क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था, B इंटू H, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। तो यहां से देखो दोनों बगल से, एक तो ऐसे ही
एच, इधर भी बी एच, कट गया, गेम ओवर इनका। तो एस एफ इक्वल टू क्या बचा आपके पास, यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू लेंथ ऑफ द स्लैब, टोटल लेंथ जो भी आप कंसिडर करो, जिस पैनल का लेंथ कंसिडर करो उसका टोटल लेंथ, ये लेंथ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, समझ गया, बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शनल स्ट्रेस। बस वही लॉजिक समझनी थी कि रेजिस्टेंस कहां से मिल रहा है, स्ट्रेस किधर डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है स्लैब के अंदर, ठीक है। इस फॉर्मूला को निकालने का कॉन्सेप्ट देखो, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है स्लैब के अंदर, और रेजिस्टेंस भी हमने क्या लिया, जो टेंसाइल फोर्स, मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है स्लैब के बॉटम में, उसको हमने लिया रेजिस्टेंस, और उसी फोर्स के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस हुआ था स्लैब के अंदर टेंसाइल नेचर का, है ना, उसको फिर हमने इक्वेट कर दिया दोनों को। ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। होप कि आपने समझ गया होगा। तो ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शनल स्ट्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूला में कौन सा पैरामीटर क्या है ये तो आपको मालूम होगा, लिख लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए। YC इक्वल टू क्या है, लिखिए यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, F क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। L क्या है, L को समझना, इट इज लेंथ ऑफ स्लैब, इसको हम लेंथ ऑफ स्लैब कहेंगे, या फिर और कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक करने के लिए आपको देगा इट इज स्पेसिंग बिटवीन योर ट्रांसवर्स जॉइंट। समझो बात को, ये स्लैब का मैं टॉप प्लान बना रहा हूं, ये जो हम आपको पढ़ाएंगे तो ये लेंथ का डायरेक्शन बता रहा हूं, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बता रहा हूं, ठीक है। दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो यहां पे देखिए, ये तो हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, फिर बीच में ऐसे ऐसे ट्रांसवर्स जॉइंट रहते हैं प्रेजेंट। ट्रांसवर्स जॉइंट बेसिकली दो तरह के होते हैं, आगे पढ़ाएंगे डिजाइन ऑफ जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में गैप नहीं होती, एक्सपेंशन जॉइंट में गैप होती है, ठीक है, आगे पढ़ाएंगे। तो जो L है ये एक पैनल का लेंथ है, मतलब दो ट्रांसवर्स जॉइंट के बीच का लेंथ है ना। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो कि लेंथ बिटवीन टू ट्रांसवर्स जॉइंट्स, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, तो ये चीज भी होगा, या फिर स्पेसिंग बिटवीन टू ट्रांसवर्स जॉइंट, ठीक है, वैसे भी लिख लो स्पेसिंग बिटवीन टू ट्रांसवर्स जॉइंट, एल के नीचे लिखना, एल के नीचे, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अंदर जाते हैं, इसमें एक चीज और है, एक बात और है, इसमें बहुत अच्छा डायग्राम बना था, एक बात और है इसमें, वो बात क्या है, बात मेरा सुनो। ये जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस था इसको मैं क्या बोलूंगा, फ्रिक्शनल स्ट्रेस इक्वल टू क्या निकल के आया था, F इंटू गामा शी इंटू L बटा 2। तो इसको मैं ऑब्जर्व करूं, ध्यान से देखूं, इधर से देखूं, इस एंगल से देख रहा हूं, उस एंगल से सीधा भी देखा, सब कुछ देखा, तो मेरे को एक चीज ये समझ में आया कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो कांस्टेंट, बाबा यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट भी कांस्टेंट, L यहां पे वेरी करता है, L वेरी कर सकता है, L का वैल्यू 0 से 1 हो सकता है, 1 से 2 हो सकता है, 2 से 3 हो सकता है, 3 से 10, कुछ भी हो सकती है। तो L जैसे जैसे वेरी करेगा आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा क्या, मतलब फ्रिक्शनल स्ट्रेस वेरीज
along with length, along with length। तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं स्लैब का प्लान बना रहा हूं। देखो, दिस इज योर लेंथ, लेंथ ऑफ स्लैब, ठीक है, ये आपका लेंथ ऑफ स्लैब। अब देखिए, ये सेंट्रल सेक्शन किधर है, सेंटर वाला सेक्शन इधर है, यहां पे, दिस इज योर सेंटर। सेंटर जो एल का जो मेजरमेंट यहाँ पे ले रहे हैं ना, बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, देखो स्लैब का कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न को देखना, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एकदम बाहर से, मतलब ये पैनल है स्लैब का, तो बाहर से सेंटर की ओर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब लेंथ ऑफ स्लैब का जो मेजरमेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं फ्रॉम एंड ले रहे हैं, एंड या फिर इसको हम कॉर्नर कहते हैं बेसिकली, इसको क्या कहते हैं, एंड नहीं, इसको कॉर्नर कहते हैं। दिस इज योर कॉर्नर वाला सेक्शन एंड दिस इज योर सेंटर वाला सेक्शन। तो एल का मेजरमेंट यहां से लेते हैं, एल का मेजरमेंट इधर से लेते हैं, मतलब एट कॉर्नर एल इक्वल टू 0 एंड एट सेंटर एल इक्वल टू L/2। सो इसका मतलब ये है, आप सोचना ना, एज्यूम भी करना, देखना, इमेजिन भी करना, जो फॉर्मूला निकला है, जो कॉन्सेप्ट से हमने फॉर्मूला निकाला, उसको अप्लाई भी करोगे तो यहाँ पे आपको आइडिया निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस है कॉर्नर पे 0 होगी और सेंटर पे आपका मैक्सिमम मिलेगा, और इसका वेरिएशन विथ लेंथ फ्रिक्शनल स्ट्रेस का लीनियर है। तो इसका वेरिएशन डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से बना सकता हूं, सॉरी यार, यहां पे मैक्सिमम SF मैक्स, यहां पे SF इक्वल टू 0, दिस इज योर लीनियर वेरिएशन। अब सोचो ना, ये तो वेरिएशन डायग्राम हो गया। अब सोचिए कि अगर मैं यहां पे कोई सेक्शन ले रहा हूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो मैं इक्विलिब्रियम यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूं ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के बाद SF का कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो सोचो वही सेम चीज अब तुम वहां पे सोचो, वहां पे कोई सेक्शन लिए हो, तो यहाँ पे कोई सेक्शन लिए, तो इस वाले सेक्शन पे जो क्रॉस सेक्शन है उस पे जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है SF, ये किसके द्वारा रजिस्ट किया जा रहा है, इतने पोर्शन का बॉटम में जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है, ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड कम आएगा, तो यही सेक्शन को शिफ्ट करते करते एकदम कॉर्नर पे ले जाओ, मैग्नीट्यूड 0। समझ में आ रहा है? तो ये इसमें ये कॉन्सेप्ट है, तो बात को ध्यान रखना, आगे चल के यूज करूंगा इस पॉइंट का, जब मैं क्या पढ़ाऊंगा, कॉम्बिनेशन, वर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस, इसके अगले वाले वीडियो में वो कवर अप करेंगे। अभी इसको मैं यहीं पे एंड करता हूं। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आई तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, तो ज्यादा कुछ है नहीं, बस ध्यान रखना, पूछ लेगा कि कॉर्नर पे 0 होता है, सेंटर पे मैक्सिमम होता है, लेंथ के लॉन्ग वेरी करता है, लीनियर वेरिएशन है इसका, 3-4 बातें याद रखना, वो फॉर्मूला देख के ही समझ में आ जाएगा चीजें, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। होप कि आपको कंटेंट समझ में आई फ्रिक्शनल स्ट्रेस का, बस इतना था, इसका डेरिवेशन हो गया। अब हम वर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद वो एक अलग वीडियो अपलोड करूंगा, उसको पढ़ने के बाद हम लोग कवर अप चालू कर देंगे डिजाइन ऑफ जॉइंट, जल्दी जल्दी करेंगे, बीच में 2-3 दिन मेरा थोड़ा ठीक भी नहीं था, एक्चुअली क्या है आजकल थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कुर्सी पे बैठे बैठे ना पीठ थोड़ा दर्द देने लगता है। अभी देखो बहुत सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं, मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहता है कि आप सिविल इंजीनियरिंग को अच्छे से प्रिपेयर करिए, डेडिकेटली प्रिपेयर करिए बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, किसी में डाउट नहीं रहेगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर अलग से आप प्रिपेयर नहीं करोगे, एक बार प्रिपेयर करिए सारे एग्जामिनेशन के लिए, फिर उस एग्जामिनेशन का जो नॉन टेक्निकल है उसको अलग से प्रिपेयर करते रहो, क्वेश्चन लगाते रहो, चीजें हो जाएंगी। अगर इंजीनियर बनना है तो ये स्ट्रेटेजी अपनाओ,
कोर्स लॉन्च करते हैं बहुत लोग, ये जेई वो ए, कोई मतलब नहीं है, सब फालतू है। यकीन नहीं आता है तो ज्वाइन करके देख लो, फिर आना। एनरोलमेंट फी 3,999, 3,999। इसमें मैं आपको कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग सिखाऊंगा फ्रॉम प्री टू मेंस। प्री टू मेंस कहने का मतलब है जो भी एग्जाम है उसका प्री से मेंस फ्रॉम सिविल पार्ट। लगा दोगे मतलब लगा दोगे, ये 100% श्योरिटी के साथ हम बोलते हैं। एक्चुअली मैं बहुत सारे बच्चों का एडमिशन लेता भी नहीं, कुछ ही का लेता हूं, और हमारे पास आते भी कुछ हैं, और जो आते हैं उनका हो जाता है। मेहनत करते रहते हैं, उनका हो जाता है। गुड लक, हैव नाइस डे, टेक केयर। और सभी प्यारे प्यारे भाइयों को एंड बहनों को गुड लक विथ एग्जामिनेशन। डेडिकेटली मेहनत करो यार, आजकल एग्जामिनेशन के लिए मतलब देख रहे हैं आप कितना लोग फाइट कर रहे हैं। सो आप जो एग्जामिनेशन को के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसको टारगेट वे में प्रिपरेशन करिए, बहुत डेडिकेशन के साथ। हरदम पढ़ो, 24 घंटा पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, और क्वेश्चंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉल्व करिए। एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद ना आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे लगो, और उसको दिमाग लगा के अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करो। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा एक बार पूछने का कोशिश करिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, 7008-420-353। अच्छा, ये जो कोर्स एनरोल करोगे इसकी वैलिडिटी रहेगी 3 इयर्स। एंड्रॉइड ऐप के ऊपर इसका आपको सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होगा। ओके, जो क्वेश्चन नहीं बन रही है पूछने का कोशिश करिए, और जो डेटा टाइप का क्वेश्चन है उसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते चलिए। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ओके, गुड लक।